तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जो सीधे तौर पर हमारे समाज की सबसे बुनियादी इकाई से जुड़ा है। मेरा मतलब है परिवार। हाँ, बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जहाँ जब रिश्ते घर की चार दीवारी से निकलकर अचानक अदालत की चौखट तक पहुंच जाते हैं, तो कानूनी प्रक्रिया असल में कैसे काम करती है, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सही कहा। और इसमें भी खास तौर पर हम पारिवारिक कानून के तहत जो भरण पोषण वाद होते हैं, यानी जिन्हें आम बोलचाल में हम मेंटेनेंस केसेस कहते हैं, उन पर फोकस करेंगे। और विशेष रूप से उसमें साक्ष्य शपथ पत्र या जो एविडेंस एफिडेविट तैयार करने की कानूनी प्रक्रिया है, उस पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो जानकारी के स्रोत हैं वो सीधे अदालत के गलियारों से आए हैं। ये स्रोत मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के पारिवारिक विधि विशेषज्ञों की टीम, जिसमें अधिवक्ता अमन बाजपेयी, रोहन तिवारी और धर्मेंद्र सिंह यादव शामिल हैं, उनके जमीनी अनुभव और उनके कानूनी प्रोटोकॉल पर आधारित है। और ये विषय सिर्फ कुछ कागजों या कानूनी दस्तावेजों तक सीमित नहीं है। मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई व्यक्ति न्याय मांगने जाता है तो उसे अपनी बात किस ढांचे में रखनी होती है। हाँ, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में ये धारणा होती है कि बस अदालत में जाना है, अपनी परेशानी या अपनी दुख भरी कहानी सुना देनी है और जज साहब तुरंत फैसला कर देंगे। एग्जैक्टली लेकिन हकीकत में कानूनी प्रक्रिया बहुत ही तकनीकी, सटीक और कभी-कभी बहुत ही नीरस भी होती है। तो इन कानूनी विशेषज्ञों के नोट्स के जरिए हम आज यही समझेंगे कि अदालत के सामने साक्ष्य पेश करने का सही और अचूक तरीका क्या होता है। चलिए फिर इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य, मतलब हमारा मिशन, सिर्फ वकीलों के लिए तकनीकी ज्ञान बांटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद ये समझना है कि हमारी कानूनी व्यवस्था जमीनी स्तर पर काम कैसे करती है एक मजबूत हलफनामा आखिर बनता कैसे है। और अदालत किन चीजों को सबूत मानती है और किन गलतियों से हर हाल में बचना चाहिए। हाँ, ये जानना किसी के लिए भी बहुत दिलचस्प हो सकता है कि कानून की नज़र में सच को साबित करने का पैमाना क्या होता है। क्योंकि अक्सर जो हमें सच लगता है वो अदालत के लिए तब तक सच नहीं है जब तक उसे एक तय प्रारूप में न रखा जाए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कानून के ढांचे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जिसे समझना जरूरी है। हाँ, मैं भी उसी पर आने वाली थी, पुरानी और नई धाराओं का जो चक्कर है। बिल्कुल। अगर हम भरण पोषण या मेंटेनेंस के मामलों की बात करें, तो दशकों तक ये मामले दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे हम सीआरपीसी कहते थे, उसकी धारा 125 के तहत आते थे। लेकिन अब नई कानूनी व्यवस्था लागू होने के बाद ये सभी मामले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 की धारा 144 के अंतर्गत आते हैं। तो कानून की धाराएं बदल गई हैं, नाम बदल गए हैं। हाँ, नाम बदल गए हैं, लेकिन न्यायपालिका के काम करने का जो मूल तरीका है और साक्ष्य पेश करने की जो संवेदनशीलता है, वो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसी संवेदनशीलता पर मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है। कानूनी टीम के नोट्स में एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से रेखांकित की गई है। उसमें लिखा है कि वादिनी के द्वारा, यानी जो पक्ष भरण पोषण की मांग कर रहा है, उसके द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र दाखिल करना पूरे केस का सबसे संवेदनशील चरण होता है। बहुत संवेदनशील। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि एक कागज का टुकड़ा इतना संवेदनशील कैसे हो सकता है। मतलब जब हम कोई केस फाइल करते हैं तो शुरुआत में भी तो कई कागज दिए जाते हैं, तो फिर साक्ष्य शपथ पत्र में ऐसा क्या खास है जो इसे पूरे मुकदमे की धुरी बना देता है? इसका जवाब उस प्रक्रिया में छिपा है जिसे हम जिरा या क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति अदालत में अपना साक्ष्य शपथ पत्र दाखिल करता है, तो वो केवल अपनी कहानी नहीं बता रहा होता। वो एक तरह से विरोधी पक्ष के वकील को अपने ऊपर सवाल दागने का एक पूरा ब्लूप्रिंट सौंप रहा होता है। मतलब वो खुद ही बता रहा है कि मुझसे यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं। एग्जैक्टली। विरोधी पक्ष का वकील जब सवाल पूछेगा तो वो सवाल हवा में से नहीं आएंगे। वे सारे सवाल इसी शपथ पत्र की बुनियाद पर टिके होंगे। वकील एक एक लाइन, एक एक शब्द को पकड़ेगा और उसमें से विरोधाभास निकालने की कोशिश करेगा। तो ये एक तरह से खुद को एक बहुत ही सख्त परीक्षा के लिए पेश करने जैसा हो गया। बिल्कुल। इसीलिए अधिवक्ता अमन बाजपेयी और रोहन तिवारी के हवाले से इसे सबसे संवेदनशील चरण माना गया है। टीम के नोट में एक और तकनीकी शब्द का प्रयोग हुआ है, संक्षिप्त प्रकृति या समरी नेचर। हाँ, बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत जो कार्यवाही होती है उसे समरी ट्रायल कहा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अदालत के पास सालों साल एक ही मामले की लंबी चौड़ी कहानियां सुनने का समय नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। अदालतों पर वैसे ही लाखों मुकदमों का भारी बोझ है।
इसीलिए ये अनिवार्य है कि शपथ पत्र में दिए गए तथ्य एकदम स्पष्ट हों, क्रमबद्ध हों और केवल प्रासंगिक हों। इस संक्षिप्त प्रकृति को समझने के लिए हम एक एनालॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि किसी का पारिवारिक विवाद एक बहुत ही लंबी कोई 10 सीजन वाली ड्रामा सीरीज है, जिसमें हर दिन कुछ न कुछ नया हुआ है। अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन अदालत वो पूरी सीरीज देखने नहीं बैठी है। एक अदालत को केवल उस सीरीज का एक समझ लीजिए 2 मिनट का ट्रेलर चाहिए। ट्रेलर? हाँ, और वो ट्रेलर भी ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल टू द पॉइंट हो। अगर ट्रेलर में ही कहानी उलझी हुई है, गैर जरूरी किरदार हैं, या यही समझ नहीं आ रहा है कि मुख्य मुद्दा क्या है, तो जो दर्शक हैं, यानी जो यहाँ पर न्यायाधीश हैं, वो मुख्य मुद्दे से भटक सकते हैं। बिल्कुल, उन्हें तुरंत समझ आना चाहिए कि विवाद का मूल कारण क्या है, मांग क्या है और उसके पीछे का आधार क्या है। सही बात है। ये ट्रेलर वाली एनालॉजी बहुत सटीक बैठती है। अदालत को बस एक सुव्यवस्थित जानकारी चाहिए। अब यहाँ मामला और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। हो कैसे? देखिए, अक्सर कोई व्यक्ति जब अपना हलफनामा तैयार करने बैठता है तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इसमें आखिर लिखा क्या जाना चाहिए। क्या इसमें शुरुआत से लेकर अंत तक की सारी बातें लिखनी चाहिए? कानूनी टीम के नोट्स इस पर एक बहुत ही सख्त नियम बताते हैं, और वो नियम है कोई नई कहानी नहीं। हाँ, ये साक्ष्य शपथ पत्र का सबसे कठोर और सबसे बुनियादी नियम है, मतलब कंसिस्टेंसी इसकी। कानूनी विशेषज्ञों ने साफ तौर पर बताया है कि शपथ पत्र में केवल और केवल वही तथ्य होने चाहिए जो मूल वाद पत्र यानी ओरिजिनल प्लेंट में लिखे गए थे, जो एकदम शुरुआत में दाखिल किया गया था। बिल्कुल। जब साक्ष्य देने की बारी आती है, जो अक्सर कई महीनों या कभी-कभी सालों बाद आती है, तो कई बार लोग सोचते हैं कि यार कोई महत्वपूर्ण घटना बताना छूट गई थी, तो उसे अब इस हलफनामे में जोड़ दिया जाए। हाँ, ये लोगों को लगता है कि कोई नया आरोप लगाने से केस और मजबूत हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन कानून की नज़र में ये एक बहुत बड़ी और आत्मघाती गलती है। कोई भी नया या विरोधाभासी कथन आपके केस पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। पर जरा सोचिए, ये नियम उस व्यक्ति के लिए कितना हताशा भरा हो सकता है जो न्याय मांग रहा हो। मेरा मतलब है, मानवीय स्मृति बहुत ही चंचल होती है। ऐसा पूरी तरह से संभव है कि जब किसी ने पहली बार शिकायत दर्ज कराई हो तो वो बहुत भारी मानसिक तनाव में हो और कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया हो। ये तो है। अब अगर वो व्यक्ति बाद में हलफनामे में उस बात को जोड़ना चाहता है, तो कानून उसे ऐसा करने से क्यों रोकता है? ये तो एक तरह से सच को सामने आने से रोकने जैसा लगता है। देखिए, ये एक बहुत ही जायज दृष्टिकोण है और इंसानी नजरिए से ये सही भी लगता है। लेकिन अदालत के नजरिए से देखने पर तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। कैसे? अदालत के लिए निरंतरता ही सच्चाई की सबसे बड़ी कसौटी है। जिरह के दौरान विरोधी वकील का मुख्य काम ही यही होता है कि वो बयानों में विरोधाभास ढूंढे। अगर शपथ पत्र में कोई नई बात है जो मूल शिकायत में नहीं थी, तो विरोधी वकील तुरंत अदालत का ध्यान उस ओर खींचेगा। वो जज से कहेगा कि देखिए, ये घटना तो कभी हुई ही नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश के तहत बाद में गढ़ी गई कहानी है। और इससे विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। बिल्कुल। इससे न केवल वो नया दावा खारिज हो सकता है, बल्कि उस व्यक्ति की पूरी विश्वसनीयता पर ही सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। अदालत ये मान सकती है कि अगर ये व्यक्ति एक नई बात गढ़ सकता है, तो शायद इसकी पुरानी बातें भी मनगढ़ंत ही हों। तो जो पहली बार कहा गया था, साक्ष्य में भी उसी पर अडिग रहना सबसे सुरक्षित रास्ता है। हाँ, एकदम सही। चलिए, बयानों में समानता की बात तो स्पष्ट हो गई, लेकिन जब बात पारिवारिक विवाद और विशेष रूप से भरण पोषण की आती है, तो सारा मामला भावनाओं से शुरू होकर अंततः पैसों पर आकर टिक जाता है। बिना पैसों के तो मेंटेनेंस का सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। आय कितनी है, खर्चे कितने हैं, कौन कितना कमाता है, यही सबसे बड़ा झगड़ा होता है। और इस विषय पर स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले का जिक्र किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रजनीश बनाम नेहा। रजनीश बनाम नेहा। जी, ये कोई आम फैसला नहीं है। इसने भरण पोषण के मुकदमों की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये फैसला भारतीय पारिवारिक कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर है। मैं तो कहूंगा कि इस फैसले ने वित्तीय पारदर्शिता को लेकर जो नियम बनाए हैं, वो पहले कभी इतने सख्त नहीं थे। पहले तो बहुत लूपहोल्स थे ना। बहुत ज्यादा। इस फैसले के आने के पहले अदालतों में अक्सर एक लुका छिपी का खेल चलता था। लोग अपनी आय आसानी से छुपा लेते थे, अपने खर्चे बढ़ा चढ़ाकर बता देते थे, और अदालत के पास ये जांचने का कोई ठोस पैमाना नहीं होता था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ।
लेकिन इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आय प्रकटीकरण शपथ पत्र यानी इनकम डिस्क्लोजर एफिडेविट दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। तो इसमें क्या-क्या बताना आता है? इसमें व्यक्ति को अपनी आय, उसकी कुल संपत्ति, बैंक बैलेंस, निवेश, देनदारियां यानी उस पर कितना कर्ज है और उसके मासिक खर्चों का पूरा और 100% सत्य विवरण देना होता है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। भारत जैसे देश में जहाँ बहुत सारा व्यापार आज भी नकद में होता है या जहाँ लोग अपनी आय आसानी से कम दिखा सकते हैं, वहाँ केवल एक शपथ पत्र भरवा लेने से ये कैसे सुनिश्चित हो जाएगा कि कोई सच बोल रहा है? क्या लोग इस आय प्रकटीकरण शपथ पत्र में झूठ नहीं लिख सकते? देखिए, लोग झूठ लिखने की कोशिश जरूर करते हैं और यहीं पर वकीलों की भूमिका और क्रॉस एग्जामिनेशन का असली खेल शुरू होता है। अच्छा? अधिवक्ता अमन बाजपेयी और धर्मेंद्र सिंह यादव के इनपुट्स ये साफ बताते हैं कि यदि वादनी या प्रतिवादी आय या संपत्ति का कोई भी तथ्य छिपाता है तो जिरह के दौरान उसकी विश्वसनीयता पूरी तरह नष्ट हो जाती है। कोई उदाहरण देकर समझाएं? मान लीजिए किसी ने शपथ पत्र में दावा किया कि उसकी कोई आय नहीं है और वो पूरी तरह से बेरोजगार है। ठीक है। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान विरोधी वकील ने अदालत के सामने कोई ऐसा बैंक स्टेटमेंट पेश कर दिया जिसमें नियमित रूप से पैसे आ रहे हों, या किसी ऐसे क्रेडिट कार्ड का बिल दिखा दिया जिस पर हर महीने भारी खर्च हो रहा हो, या कोई प्रॉपर्टी के कागज निकल आए। एग्जैक्टली। जैसे ही ऐसा होता है उस व्यक्ति का पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। मतलब अदालत में कुछ भी छिपाना एक बहुत बड़ा जोखिम है। तो इसका मतलब ये है कि हर बड़े दावे के साथ दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होने चाहिए। 100%। अगर बच्चों की पढ़ाई का खर्च मांगा जा रहा है तो स्कूल फीस की रसीदें होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि वो किराए के मकान में रह रहा है तो किराए की रसीदें होनी चाहिए। बिल्कुल। स्रोतों में बहुत ही जोर देकर ये बताया गया है कि हवा में कही गई बातों का कोर्ट में कोई मोल नहीं है। अगर आपको मेडिकल खर्चा चाहिए तो आपको मेडिकल बिल और फार्मेसी की रसीदें संलग्न करनी ही पड़ेंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यहाँ पर एक बहुत ही गहरा मानवीय पहलू भी सामने आता है जो इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझने के लिए जरूरी है। पारिवारिक विवादों में इंसान अक्सर बहुत भावुक हो जाता है। रिश्ते टूटने का दर्द, सालों का गुस्सा, ये सब भावनाएं हावी रहती हैं। जब कोई व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो वह केवल पैसे नहीं मांग रहा होता, वह कहीं ना कहीं अपने साथ हुए अन्याय की कहानी दुनिया को बताना चाहता है। वो चाहता है कि जज उसकी पीड़ा को समझे। हाँ, लेकिन कानूनी प्रक्रिया इन भावनाओं के साथ कैसा व्यवहार करती है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो वकीलों की यानी अमन बाजपेयी और रोहन तिवारी की जो सबसे सख्त सलाह सामने आती है वो शायद किसी भी आम इंसान को बहुत ही कठोर लग सकती है। वो क्या सलाह है? उनका स्पष्ट निर्देश है कि शपथ पत्र में भावनात्मक भाषा या इमोशनल लैंग्वेज के इस्तेमाल से पूरी तरह बचना चाहिए। पूरी तरह? हाँ, जब लोग अपना हलफनामा खुद तैयार करते हैं या अपने वकील को कहानी सुनाते हैं तो वे अक्सर अपने जीवन का पूरा संघर्ष, सामने वाले ने उन्हें कैसे भावनात्मक ठेस पहुंचाई, किसने किसे क्या ताना मारा, वो सब बहुत विस्तार से लिखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जज को उनकी तकलीफ महसूस हो। लेकिन न्यायालय विस्तृत कहानियों या लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी टेलिंग को कोई महत्व नहीं देता। जज का काम किसी की भावनाओं का विश्लेषण करना नहीं है। तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें केवल सटीक तिथियां, स्थान और घटनाओं का संक्षिप्त विवरण चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि इस तारीख को शादी हुई, इस तारीख को विवाद शुरू हुआ, इस तारीख को अलग होना पड़ा। बस, कोई विशेषण नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये तो बात हो गई कि दस्तावेज के अंदर क्या लिखा होना चाहिए। इसके साथ ही स्रोतों में तकनीकी त्रुटियों यानी टेक्निकल एरर्स पर भी चर्चा की गई है। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है। विधिवत सत्यापन या वेरिफिकेशन और शपथ आयुक्त, जिन्हें ओथ कमिश्नर कहा जाता है, उनके सामने सही तरीके से हस्ताक्षर होना क्यों जरूरी है? देखिए, एक शपथ पत्र कोई आम कागज नहीं है। ये शपथ के तहत दिया गया एक कानूनी बयान है। अगर उस दस्तावेज पर ओथ कमिश्नर की मोहर नहीं है या उनके सामने सही तरीके से हस्ताक्षर नहीं हुए तो कानून की नज़र में वो दस्तावेज सिर्फ रद्दी का एक टुकड़ा है। अरे बाप रे! इसके अलावा दस्तावेज के अंत में जो वेरिफिकेशन क्लॉज होता है, अगर वो कानूनी रूप से सही प्रारूप में नहीं लिखा गया है तो छोटी सी तकनीकी गलती भी पूरे साक्ष्य को खारिज करवा सकती है। विधिक सावधानी और तथ्यात्मक सटीकता ही सफलता की कुंजी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें तो सबसे पहली बात है, मूलवाद पत्र से समानता होनी चाहिए, कोई नई कहानी नहीं। बिल्कुल। दूसरा, रजनेश बनाम नेहा के तहत
पूरी वित्तीय ईमानदारी होनी चाहिए और हर खर्चे का दस्तावेजी सबूत होना चाहिए। एकदम सही। और तीसरा, अदालत के सामने भावनाओं की जगह केवल ठोस तथ्यों का प्रदर्शन होना चाहिए, वो भी बिना किसी तकनीकी गलती के। और ये जानकारी केवल कानूनी दांवपेच नहीं है, ये सिखाती है कि जानकारी के इस युग में अपनी बात को तार्किक, प्रामाणिक और बिना भावनाओं में बहे कैसे प्रस्तुत किया जाता है। ये एक तरह का आहा मोमेंट है कि अदालतें सत्य को किस चश्मे से देखती हैं। अदालत के लिए सत्य भावनाओं से नहीं, बल्कि ठोस सबूतों से तय होता है। वाकई ये चर्चा दिखाती है कि कानूनी व्यवस्था किस तरह काम करती है। अब इस पूरे विषय को समाप्त करते हुए एक ऐसा सवाल है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। वो क्या? जब कानूनी व्यवस्था सच तक पहुंचने के लिए भावनाओं को पूरी तरह हटाकर केवल कठोर तथ्यों, तिथियों और रसीदों पर निर्भर करती है, तो क्या इस विशुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ और ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया में कभी-कभी उन पारिवारिक विवादों की असली और मानवीय सच्चाई पीछे नहीं छूट जाती, जो मूल रूप से भावनाओं से ही जन्मे होते हैं? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्योंकि जो जिसके भावनाओं पर टिके थे, उनका फैसला केवल रसीदों और तारीखों से करना क्या पूरी तरह से न्याय कर पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।